हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं दीपेश वैष्णव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे, आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो रहेगी कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर था ईंटें मन के और हस्तियाँ, उसके वन लाइनर क्वेश्चन। उसमें से कौन कौन से प्रश्न है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी रहेंगे, उन सभी प्रश्नों को हम वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। तो उससे पहले इसमें थोड़ा सा इतिहास का सामान्य परिचय देखते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, क्या इसकी परिभाषा है। तो सबसे पहले इसमें देख रखें परिभाषा, इतिहास की क्या परिभाषा। तो इसकी परिभाषा है कि अतीत में घटित घटनाओं का, यानी कि अतीत, यानी कि अतीत का मतलब पास्ट, यानी कि भूतकाल में जो घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। यानी कि पहले की जो घटनाएं हुई उन घटनाओं का एक क्रमबद्ध यानी क्रम से लिखा हुआ अध्ययन इतिहास कहलाता है। यह है इसकी परिभाषा। अब इसके बाद हम बात करें तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में देखने को मिलता है। हमें इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? अथर्ववेद में। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसकी उत्पत्ति 3 शब्दों से मिलकर हुई। किसकी? इतिहास की। एक तो इति, एक तो कौन सा? इति, एक है और एक आस। ये 3 शब्दों से मिलकर इसकी उत्पत्ति हुई। इति, इति का अर्थ है ऐसा ही। ह का मतलब निश्चित रूप से, आस या न था। अगर इसको कंबाइंड करके पढ़ें तो इसका सामान्य अर्थ निकलेगा निश्चित रूप से ऐसा ही था। क्या? निश्चित रूप से ऐसा ही था। ये क्या है? इतिहास का अर्थ। अब बात करें इसके जो इंग्लिश वर्जन है, इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। क्या? हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के किस शब्द से? तो हिस्ट्रिया शब्द से, जिसका अर्थ होता है शोध करना या गवेषणा करना। शोध करना यानी किसी चीज को खोजना। सर्वप्रथम प्रयोग, हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? हेरोडोटस के द्वारा। किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा इतिहास शब्द का हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का क्या कहा जाता है? हिस्ट्री ऑफ फादर, इतिहास का पिता, हिस्ट्री ऑफ फादर। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम था द हिस्ट्रीज। ये इनकी पुस्तक है। इसके बाद इतिहास लेखन के स्रोत, यानी कि इतिहास लेखन के कौन कौन से स्रोत है, इतिहास को किस किस आधार पर इतिहास का लेखन किया जाता है। इसके मुख्य रूप से 3 स्रोत माने गए। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है यात्रियों के वृत्तांत। इन 3 आधारों पर इतिहास की रचना की जाती है। अब पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन सी चीजें आती हैं? अभिलेख है, सिक्के है, ताम्रपत्र है आदि। अभिलेख में अगर बात करें तो शिलालेख है, गुहा लेख है, स्तंभ लेख है, ये सब अभिलेख में आ जाते हैं। सिक्के यानी कि हमें जो पुरातात्विक सामग्री में जो उत्खनन में जो सिक्के प्राप्त हुए उनके आधार पर भी हम इतिहास का लेखन कर सकते हैं। ताम्रपत्र, जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए उन ताम्रपत्रों के आधार पर भी इतिहास का लेखन किया जा सकता है। साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें तो साहित्यिक स्रोत में आपको पता है साहित्यिक का मतलब साहित्यिक स्रोत यानी कि जो लिखे हुए हैं उनमें कौन कौन से हो सकते हैं? वेद, 4 वेद है अपने। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है। उपनिषद, पुराण, बात करें रामायण, महाभारत, ये जो सब है क्या है? साहित्यिक स्रोत, यानी कि साहित्य माना गया इनको, ये साहित्यिक स्रोत है। इनके आधार पर भी हम इतिहास का लेखन कर सकते हैं। और यात्रियों के वृत्तांत, यानी कि जो भारत में उस समय विदेशी यात्री घूमने आए, उन्होंने जो भारत में जो भारत की स्थिति देखी उसके बारे में जो लिखा अपने किताबों में, उस आधार पर भी उन यात्रियों की यात्रा वृत्तांत के आधार पर भी हम इतिहास का लेखन कर सकते हैं। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि हेवेनसांग के अनुसार भारत में ऐसा ऐसा था, मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के बारे में ऐसा बताया, या भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में मेगास्थनीज के द्वारा ऐसा कहा गया। इस प्रकार अब साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, यानी कि साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण, साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को बांटा गया, इसका वर्गीकरण किया गया। तो इसमें इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला भाग था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल।
बात करते प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का शुरुआती समय था। स्टार्टिंग कहाँ से की होती इतिहास के? प्रागैतिहासिक काल से। इस काल में हमें लिपि के साक्ष्य नहीं मिलते, यानी कि इस समय कोई भी लिपि नहीं थी। अगर लिपि नहीं थी तो दूसरी बात है कि यहाँ से कोई हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त नहीं होंगे। तो ना तो लिपि है और ना ही कोई लिखित साक्ष्य है। केवल इस काल को हम या इस काल का हम जो मापदंड कर सकते हैं वो केवल किस आधार पर कर सकते हैं? पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही हम इस काल का मापदंड कर सकते हैं। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में हमें न तो कोई लिखित चीज प्राप्त हुई, न कोई लिपि प्राप्त हुई। इस समय हमें केवल पुरातात्विक स्रोत के आधार पर इस काल का लेख निर्धारित किया जा सकता है। अब दूसरा है इसमें आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल में कौन कौन से काल आते? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर इसकी क्या विशेषता है वो देखते हैं। तो इस काल में हमको लिपि का ज्ञान था, यानी कि इस काल में लिपि की शुरुआत हो चुकी थी। लिखित साक्ष्य भी इस काल में हमको मिले, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लिपि भी थी, लिखित साक्ष्य भी थे, लेकिन इन चीज़ों को, किनको? इन लिखित साक्ष्यों को, इन चीज़ों को आज तक नहीं पढ़ा गया, लेकिन लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया। आप देखोगे आद्य ऐतिहासिक काल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। हमने इससे पहले जो अपना चैप्टर था ईंटें, मनके और अस्थियां, यानी कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता थी, जो सभ्यता किस काल की थी? आद्य ऐतिहासिक काल की। वहाँ से हमें लिपि भी मिली, वहाँ से लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन उस लिपि को आज तक किसी के द्वारा पढ़ा नहीं गया। सब अपने अलग अलग अनुमान बताते हैं, एक ही तथ्य पर सभी इतिहासकार पूर्णतः सहमत नहीं हैं। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इसके बाद का जो अगला काल है वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, यहाँ से हमें लिपि भी प्राप्त हुई, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए और उनको पढ़ा भी गया। यानी कि यहाँ से हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए, लिपि प्राप्त हुई, उस लिपि को वर्तमान में हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस काल को किस नाम से जाना गया? ऐतिहासिक काल के नाम से इसे जाना गया। अब इसके बाद बात करते हैं आगे। कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी बुक में एक इंडेक्स दे रखी, उसमें जो इतिहास में तिथि के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उनकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती हैं, तो इसका भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले है बीसी। बीसी की फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, एडी एनो डोमिनी ईस्वी, बीसीई बिफोर कॉमन एरा, सीई का अर्थ है कॉमन एरा, और बीपी बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। इसका प्रयोग भी हम ईसा पूर्व में कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट शब्द है और इनकी ये फुल फॉर्म है। इसी क्रम में आगे देखते हैं कि अब यहाँ से अपना लेसन स्टार्ट होगा और इसके वन लाइनर क्वेश्चन कौन कौन से है वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे ईंटें और मनके और अस्थियां। ये जो चैप्टर था इसको हमने विस्तार पूर्वक अच्छे से पढ़ा। अब इसके वन लाइनर क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछ सकता है, तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहला इसका क्वेश्चन लेसन की फर्स्ट लाइन है कि हड़प्पा की मोहरें किस पत्थर से निर्मित थी? तो सेलखड़ी पत्थर से। हमने बात की कि हड़प्पा से सबसे अधिक संख्या में मोहरें प्राप्त हुई, उनका निर्माण किस पत्थर से किया गया था? सेलखड़ी पत्थर से। दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा कालक्रम क्या माना है? हड़प्पा का सभ्यता का समय क्या माना गया है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या निर्धारण किया गया है? तो एनसीईआरटी बुक के अनुसार इसका जो कालक्रम है वो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, जबकि जो कार्बन 14 पद्धति है उसके अनुसार इसका समय क्या माना गया है दोस्तों? 2300 से 1750 ईसा पूर्व। क्या? 2300 से 1700 ईसा 1750 ईसा पूर्व। किसके अनुसार? कार्बन 14 पद्धति के अनुसार, या एक इतिहासकार थे डीपी अग्रवाल, धर्मपाल अग्रवाल, इनके अनुसार भी इस सभ्यता का समय क्या माना गया? 2300 से 1750 ईसा पूर्व। इसके बाद बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी बहुचित्रात्मक, यानी कि वहां पर उस लिपि में चित्रों का प्रयोग किया गया, इसलिए उस लिपि को बहुचित्रात्मक लिपि कही गई। और आपको पता था दोस्तों, हमने उसमें बात की थी कि इस लिपि में सर्वाधिक जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया वो कौन सा चिन्ह था? कार्प मछली का चिन्ह, उसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया।
और वैसे बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी, भावचित्रात्मक। इसको हम बुस्त्रोफेदन भी कह सकते हैं और इसी को हम गौमूत्र लिपि भी कह सकते हैं। ये लिपि जो लिखी जाती थी, इसको लिखने का तरीका था कैसे, बाएं से दाएं, इस प्रकार इसको लिखा जाता था, इसलिए इसको गौमूत्र लिपि भी कहा जाता है। भावचित्रात्मक लिपि में प्रयुक्त चित्र कौन सा था, यानी सर्वाधिक प्रयुक्त चित्र कौन सा था। तो देखो दोस्तों, ये आ गया कि भाव चित्रात्मक लिपि में प्रयुक्त सर्वाधिक चित्र कौन सा था, तो कार्प मछली का चित्र। अब BCE का पूरा नाम हमने पहले भी पढ़ा, बिफोर कॉमन एरा। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख अनाज कौन से थे, यानी कि वहाँ के जो निवासी थे वो किन किन अनाजों की पैदावार करते थे। तो इसमें एक तो है गेहूँ, जौ और चना, ये यहाँ के प्रमुख अनाज थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ, या मिट्टी का बना प्रतिरूप या मॉडल कहाँ से हमें मिला, तो कहाँ से मिला, बनावली से। यहाँ से हमें एक मिट्टी का बना हुआ हल भी प्राप्त हुआ। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय वहाँ के जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो वो जमीन को जोतने के लिए हल का प्रयोग भी करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो सोरतुगोई, जो कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान से। यानी कि उस समय सिंचाई के लिए कई स्थानों पर तो नहरों का प्रयोग किया जाता था और कई स्थानों पर तालाबों से सिंचाई की जाती थी। अब ये एक तो है नहरों से सिंचाई के प्रमाण कहाँ से मिले, तो सोरतुगोई। अब अगला क्वेश्चन था अपना, तालाब से सिंचाई के प्रमाण कहाँ से मिले, तो धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में। और धोलावीरा शब्द का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। क्या, सफेद कुआं। जैसे कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या था, कांच की चूड़ियाँ, इस प्रकार, मतलब काले कांच की चूड़ियाँ, उसका शाब्दिक अर्थ है। वैसे धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला व दूसरा खोजा गया स्थल कौन सा था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के वो कौन से स्थल से जो सबसे पहले खोजा गया और जो दूसरे नंबर पर खोजा गया। तो सबसे पहले नंबर पर जो स्थल खोजा गया वो था हड़प्पा, कौन सा, हड़प्पा। और दूसरे नंबर पर जो खोजा गया वो था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक कौन थे। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम निदेशक किसको माना गया, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक भी इनको कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक कौन थे, कनिंघम, और इन्हीं को भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या कहा गया, जनक। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो यहाँ की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वो थी नियोजित जल निकास प्रणाली, यानी कि यहाँ पर जो जल के निकास के लिए एक सबसे बेहतरीन प्रणाली को अपनाया गया, यानी कि नियोजित जल निकास प्रणाली यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता थी। अगला क्वेश्चन, जॉन मार्शल ने आश्चर्यजनक इमारत किसे कहा। तो विशाल स्नानागार को, जो कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो विशाल अन्नागार के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले दोस्तों, हड़प्पा से। इसके बाद अगला प्रश्न है, मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली। तो मातृ देवी की मोहर हमें जो मिली, मातृ देवी की मोहर हमें कहाँ से मिली, हड़प्पा से। और सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से। और सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली, हड़प्पा से। अब ध्यान देना दोस्तों, इसमें दो फैक्ट है ये। एक, अगर नॉर्मल आपसे पूछे कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली, तो सर्वाधिक मोहरें, मान लो दो तरीके की मोहरें हैं। एक मोहर तो वो है जिस पर कुछ ना कुछ लिखा है, एक वो है जो लेख रही थी, यानी कि उस पर कुछ भी नहीं है, यानी कि दोनों को मिलाकर। तो सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली, ऐसी तो मोहनजोदड़ो से। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली, तो सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें हमको मिली हड़प्पा से। आया समझ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक अर्नेस्ट मैके किस स्तर से प्राप्त पुरुष की खोपड़ी के पास शंख के 3 छल्लों व जेस्पर के मन के मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हमें, हड़प्पा से। ये भी एक नया फैक्ट है और कई बार यहाँ से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RS आदि वैकेंसियों में यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर या मनके बनाने का कारखाना कहाँ स्थित था। तो चन्नू दृढ़ों में मनके बनाने का कारखाना
स्थित था। जो चन्नूदड़ो शहर था ये हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर माना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पत्थरों का प्रयोग करते थे? यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जिन पत्थरों को प्रयोग में लेते थे वो पत्थर कौन कौन से हैं, तो उनके नाम हमें बताना। तो वो पत्थर थे, एक तो सेलखड़ी जो मोहरे बनाने का काम आता था, एक क्वार्ट्ज, एक जेस्पर और एक स्फटिक। इन 3-4 पत्थरों को हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने काम में लेते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन धातुओं का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जिन धातुओं का प्रयोग करते थे वो थी तांबा, कांसा, सोना। लेकिन वो सोने का इतना उपयोग नहीं करते थे, मुख्यतः तांबा या कांसा का उपयोग करते थे। और जो हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। हड़प्पा के लोग तांबे से परिचित तो थे, क्योंकि हमने पढ़ा कि वो गणेश्वर से तांबे का आयात यानी कि वहां से तांबा खरीदते थे और उस तांबू से कोई कई प्रकार की धातु औजार बनाया करते थे, तो वो तांबे से भी परिचित थे। लेकिन उनकी जो सबसे पसंदीदा धातु थी वो कौन सी थी? कांसा। इसलिए उस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, छेद करने के विशेष उपकरण। छेद करने के विशेष उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चन्नूदड़ो, धोलावीरा और लोथल, इन 3 स्थानों से हमें छेद करने के विशेष उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी कि चन्नूदड़ो, धोलावीरा, लोथल से जैसे हम मनका बनाते हैं, मनके में छेद करते हैं, तो इस प्रकार जो छेद किया जाता है वो जिस उपकरण से किया जाता है वो उपकरण हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? तो चन्नूदड़ो, धोलावीरा और लोथल, इन 3 स्थानों से हमें छेद करने के विशेष उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब अगला प्रश्न, नागेश्वर व बालाकोट स्थल किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये जो 2 स्थान है नागेश्वर और बालाकोट स्थल, ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये संघ से निर्मित चूड़ियों के लिए इन स्थानों को माना गया है। यानी कि यहाँ से संघ से निर्मित चूड़ियाँ मिली हैं। इसका कारण ये है कि ये जो दोनों स्थल है नागेश्वर और बालाकोट, दोनों ही पानी के किनारे यानी कि समुद्र के तटीय क्षेत्र पर स्थित स्थान है, इसलिए यहाँ से संघ से निर्मित चूड़ियाँ भी हमें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रमुख बंदरगाह था वो कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। इसको डाक यार्ड भी कहा गया है, डाक यार्ड लोथल को। ये इसको हम कहते हैं गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। अब बात करते हैं कि किस स्थान से किस धातु को हड़प्पा के लोग खरीदते थे। तो इसमें सबसे पहले है शंख। शंख का जो ये आयात था वो कहाँ से करते थे? नागेश्वर से और बालाकोट से। लाजवर्दमणि इसका अफगानिस्तान के सोरतुगोई से। तांबा राजस्थान के गणेश्वर और ओमान से। एक तो राजस्थान में कौन सा स्थान था? गणेश्वर। और एक और मध्य एशिया का स्थान था, वो कौन सा था? ओमान। यहाँ से भी तांबे का ये आयात करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट है कार्नियल। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता था, यह कहाँ से खरीदी जाती थी? तो ये लोथल से। सोना दक्षिण भारत से, चांदी ईरान से, सेलखड़ी पत्थर था वो गुजरात व राजस्थान से, सीप व कोड़िया गुजरात से। सीप व कोड़िया गुजरात से खरीदने का भी प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि गुजरात एक तटीय क्षेत्र है, यानी कि समुद्र के किनारे स्थित क्षेत्र है, तो यहाँ पर सीप व कोड़िया की मात्रा अत्यधिक उपलब्ध है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है, नाविकों का देश किसे कहा गया है? यानी कि किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? तो मेलुआ को। किसको? मेलुआ को। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर कहाँ से मिली? कालीबंगा से। यानी कालीबंगा सभ्यता जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर भी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोग सर्वाधिक व्यापार कहाँ से करते थे? तो मेसोपोटामिया से। हड़प्पा के लोग सर्वाधिक व्यापार कहाँ से करते थे? मेसोपोटामिया से। क्योंकि हड़प्पा के समकालीन 2 सभ्यताएं और थी, एक तो मेसोपोटामिया और एक मिस्र की सभ्यता। अगर कभी ऑप्शन में चीन आए या एग्जाम में क्वेश्चन आए कि क्या चीन हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, हाँ या ना, तो नहीं, क्योंकि चीन हड़प्पा के समकालीन नहीं थी। जबकि मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता हड़प्पा के समकालीन सभ्यताएं थी। ये तीनों ही कांस्य युगीन सभ्यताएं मानी गई हैं। इसके बाद
बात करते हैं कि किस पक्षी को हाजा पक्षी कहा गया है। तो हाजा पक्षी किस पक्षी को कहा गया है? मोर को। मोर के लिए किसका प्रयोग किया गया? हाजा पक्षी का। इसके बाद पुरोहित की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसका सिर्फ दड़ है, उसके हाथ पैर वेर हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिस मूर्ति को हम पुरोहित की मूर्ति भी कहते हैं। तो पुरोहित की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। इस पुरोहित की मूर्ति ने एक ऊपर से शॉल यानी कि एक शाल ओढ़ रखा, उस शाल पर एक फूल है, उस फूल को हम त्रिफूल या फूल कहते हैं। इस प्रकार का फूल उस पर निर्मित है, त्रिफूल या फूल। अब बाटों का निर्माण सामान्यतः किन पत्थरों से होता था? तो चर्ट नामक पत्थरों से बाटों का निर्माण किया जाता था। इसके बाद अपना अगला जो चैप्टर होगा वो होगा राजा, किसान व नगर। इससे पहले हम इस चैप्टर को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद इसके जो ये प्रश्न है जितने भी ये इन प्रश्नों को करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक दो बार इसको देखना, इससे आपके वन लाइनर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, और साथ में ही जो इसकी पूरी क्लासें हैं उन क्लासों को ज़रूर देखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।